जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची में जराइम पेशा जो अनासिर हैं, उनकी तादाद भी बढ़ चुकी है और वाक़यात भी बहुत तेज़ी के साथ रूनुमा होना शुरू हो चुके हैं और कराची में कोई घंटा, बल्कि अब तो कोई मिनट नहीं गुज़रता कि किसी न किसी इलाके में कोई वारदात ना हो। इस सिलसिले में अब आईजी सिंध ने भी ये ऐलान किया है और ये बयान दिया है कि जी, नज़रिया कम्युनिटी पुलिस जो है वो ज़रूरी हो चुका है और इस सिलसिले में इक़दामात को हतमी शक्ल दी जानी चाहिए। ये बड़ा एक अहम मामला है कराची के हवाले से। और दूसरा मामला ये है कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल एक मरतबा फिर जारी हो चुका है और 23 अक्टूबर इसकी तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की है। लेकिन ज़राए ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों ये चाहते हैं कि जी, ये बल्दियाती इंतखाबात ना हो। आज इस पर बात करनी है, इसके साथ ही कराची के और इश्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे, मुल्क की सतह पर जो अपडेट्स हैं उस पर भी बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं अरमान साबिर, सीनियर सहाफ़ी हैं। फारूक समी किसी वजह से आज हमें अभी अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए और इसी वजह से हम ताख़ीर का शिकार हुए हैं और अगर फारूक समी हमें चंद लम्हात के बाद ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर उनसे जो एमक्यूएम के अंदरूनी इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है, तो वो तफ़सीलात भी सामने आ जाएँगी। अरमान भाई, बल्दियाती इलेक्शन पे बाद में आएँगे। कराची जो शहर है, इस शहर में अब कम्युनिटी पुलिसिंग का सिस्टम कैसे होगा? एक समझ में नहीं आ रही इस चीज़ को। अब तो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब भी बड़े प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं। उन्होंने जिस तनाज़ुर में कहा है, ज़ाहिर है कि जो कराची में जो जराइम की शरह है, वो बेइंतहा बल्कि खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है और वो कंट्रोल नहीं हो रही। अब ये एक मामला कराची शहर, ज़ाहिर है कि 4 करोड़ की आबादी का शहर और ओनरशिप का सबसे बड़ा मसला, ये कम्युनिटी पुलिसिंग होगी तो किस तरीके से होगी? यहाँ अब एक तो हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आबाद हैं, चलें ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि किसी ख़ास एक कम्युनिटी से लिया जाए, हर कम्युनिटी का आ सकता है। लेकिन टेम्परेरी बेसिस के ऊपर जिनका ना स्टेक है, ना जिनकी फैमिलीज़ हैं और वो यहाँ पर तैनात हैं, पुलिस भी हो सकता है, इंतज़ामी ऑफ़िसर्स भी बड़े पैमाने के ऊपर ऐसे हैं जिनका कोई स्टेक नहीं है शहर के अंदर, लेकिन वो तैनात भी हैं और वो फ़ैसले भी करते हैं कराची की किस्मत के। तो ये कैसे होगा मुमकिन? देखिए बिलाल, कम्युनिटी पुलिसिंग की जहाँ तक बात है ना, तो कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो इसी तरह से तो नहीं हो सकता ना कि जैसे आईजी साहब ने कह दिया है कि वो कम्युनिटी पुलिसिंग करना चाहते हैं और तो कम्युनिटी आगे आए और आगे आके ताउन करे। और वो उन्होंने शायद कोई इनाम इनाम का भी ऐलान किया है कि इनाम भी देंगे। लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग जी, का जी। कॉन्सेप्ट पहले उनको क्लियर करना होगा और ये बताना होगा कि कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है, वो कौन सी कम्युनिटी पुलिसिंग चाहते हैं और उसके जो मकासद हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या होंगे और उसका मोड क्या होगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह की कम्युनिटी पुलिसिंग चाहते हैं। अभी तो इन्होंने थोड़े दिनों पहले जो कराची के जो एडिशनल आईजी साहब हैं, उन्होंने हुँ। एक मुआहदा किया है कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से, जिसमें मुराद सोनी साहब को चीफ कम्युनिटी पुलिसिंग बनाया गया है। तो वो मुराद सोनी साहब एक सोशल शख्सियत हैं जो कि माशरे में एक बहुत ज़्यादा हद तक सोशल वर्क करते हैं। सोशल वर्कर के ऐसे बहुत ज़्यादा जाने पहचाने जाते हैं वो। उनके मेडिकल कैंप्स और पुलिस में भी जो है वो काफ़ी उन्होंने मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाए हैं और भी कई वो सोशल वर्क करते रहते हैं। कराची प्रेस क्लब में भी उन्होंने काफ़ी सोशल वर्क किया हुआ है। तो वो एक शहर की जानी-मानी शख्सियत हैं, सीपीएलसी के डिप्टी चीफ भी रह चुके हैं वो। लेकिन मामला ये है कि हुँ। उन्होंने जो वायदा किया है उसमें तो सिर्फ इतना है कि वो पुलिस की मदद करेंगे, कैमरे लगा कर देंगे, जो लोग हैं, जो खाते-पीते लोग हैं, वो उनसे जो है वो डोनेशन लेकर और डोनेशन क्या लेंगे बल्कि हर थाने के जो इलाके के जो लोग होंगे, वो खुद अपने तौर पर उस एक कमेटी बनाएँगे, सब कमेटी बनाएँगे, उस इलाके की वो कमेटी होगी और वो कैमरे लगाकर जो है वो पुलिस जो है उसको मॉनिटर करेगी या वो खुद मॉनिटर करके पुलिस को बताएँगे। पुलिस वाले वहाँ बैठेंगे उस कमरे के अंदर, जो मेंटेनेंस सारी वो कमेटी करेगी। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। हुँ। लेकिन आईजी साहब का ये कहना है कि जो वो इनाम का भी ऐलान किया ना, तो क्या वो चाह रहे हैं कि शहरी अब अपने हथियारों से जो है वो डाकुओं को मारना शुरू कर दें जिसको वो इनाम देंगे? अगर इस तरह की सिचुएशन वो चाह रहे हैं या ये इस तरह का कोई कांसेप्ट चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत-ए-हाल की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इस तरह से वो सिर्फ डाकू नहीं मरेंगे, बल्कि लोग एक-दूसरे की दुश्मनी में एक-दूसरे को जो है वो मारना शुरू कर देंगे और यहाँ पर एक केओस हो जाएगा और जो माशरे में जो है वो सुधार आने की बजाय बहुत ज़्यादा बिगाड़ भी आ सकता है। तो वो
किस किस्म की कम्युनिटी पुलिसिंग चाह रहे हैं, अभी तक उन्होंने नहीं इस बात की अरमान भाई, एक आपने जैसे आपने ये जो बात की ना, जी जी अरमान भाई आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ मैं, अच्छा, आपकी आवाज आ रही मैं है। ये कह रहा हूँ कि पिछले अरसे ये हुआ था कि एक शहरी की जानिब से एक दो एक दो डाकुओं को मारा गया था, और उसमें उस वक्त के जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने उस शहरी को बुला के इनाम भी दिया था, और मीडिया ने इसको हाईलाइट किया कि जी शहरी ने अपनी पिस्तौल निकाल के डाकुओं को मार दिया। लेकिन ये भी किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर तो काबिल कबूल नहीं होना चाहिए कि आप शहरियों को इनकरेज करें कि जी वो अपनी पिस्तौल रखें और पिस्तौल से जो है वो डाकुओं को मारते फिरे। ये तो स्टेट का काम है, हुकूमत का काम है, और ये हुकूमत के करने का काम है और पुलिसिंग का काम है। तो ये इसको तो इनकरेज किसी सूरत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल भी काबिल कबूल भी नहीं है, और इसको एनकरेज कर, इसकी तो हौसला शिकनी करनी चाहिए कि, और अक्सर जो है वो असलहा लेकर चलने पर आमतौर पर पाबंदी आयद होती है, ताकि लोगों को डिस्करेज किया जा सके, ताकि वो असलहा लेकर ना चले। अगर लोग असलहा लेकर चलना शुरू कर देंगे तो ये जो है वो एक सिविलाइज्ड शहर की बजाय, एक सिविलाइज्ड माशरे की बजाय यहाँ तो हर कोई फिर असलहा लेकर फिरना शुरू कर देगा, और उससे जो एक तो बर्दाश्त कम है। देखें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तनख्वाहें कम है, ना मिलने के बराबर भी हैं, कई लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। फिर उसमें जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और ख़ासतौर पर ये सैलाब और ये जो महंगाई हुई है, महंगाई के बाद बहुत सारे लोग जो हैं बेरोजगार हो गए, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है। इसकी वजह से जो लोग परेशान हैं उनको इरिटेशन होती है, फिर वो चिड़चिड़ापन आता है, और चिड़चिड़ापन आता है उससे गुस्सा गुस्सा आ रहा है। देखिए इस वक्त जो है वो फ्रस्ट्रेशन जरा सा भी फ्रस्ट्रेशन जी। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा, आप रोड पे चलते हैं, रोड पे चलते हुए आपको एहसास होता होगा, महसूस करते होंगे आप कि लोगों में कितनी फ्रस्ट्रेशन है, जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है। लोग एक दूसरे को लड़ाई शुरू हो बर्दाश्त जाती करने है जी। के, जी हाँ, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है, लड़ना शुरू कर देते हैं, जरा जरा सी बात पे लड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन बातों पर, बल्कि उनसे बड़ी बातों पर भी लड़ाई जरूरी नहीं होती है। लोग जो है वो एक दूसरे के साथ बाहम शीरो शकर रहना चाहिए, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आपकी जो है वो खुशहाली होगी, और खुशहाली के अलावा भी जो टॉलरेंस लेवल है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। टॉलरेंस लेवल तो उस वक्त बढ़ेगा ना जब महंगाई कम होगी, रोजगार बहुत ज्यादा होगा, और एम्प्लॉयमेंट भी होगी, कारोबार भी अच्छा चल रहा होगा। यहाँ तो ना कारोबार चल रहा है, कारोबार की भी जो है वो हालत खराब हो चुकी है, पतली हो चुकी है। फिर जो लोग बाकी जो बचते भी हैं तो उनका जो की बची कुछ चीजें भी होती हैं वो डाकू छीन के ले जाते हैं। तो इस वक्त तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, और प्लस ये कि अगर सैलाब आया और सैलाब की वजह से जिस तरह से आम लोग मुतासिर हुए हैं, तो वो आम लोग तो अपना गाँव, अपना शहर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इनमें से अक्सरियत है। बहुत कम लोग जो है वहां से मूव कर रहे हैं, लेकिन जो डकैत हैं, जो चोर हैं, उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, वो तो शहरों का रुख कर रहे हैं, वो तो हैदराबाद जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, वो सक्खर जा रहे हैं। वो तो उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है कि वो शहर की तरफ का रुख कर रहे हैं, ताकि जो है वहां पर लूट मार कर सके। और यही वजह है कि जो गैर मकामी लोग हैं, इस वक्त उनकी लूट मार की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जो ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी पहली मर्तबा कर रहे हैं, या जो शहरों में आके नहीं करते हैं, वो घबराते भी हैं, उनके पास असलहा है, और वो डाकू जो है, अब देखिए ना, इसी महीने सिर्फ 10 से ज्यादा लोग जो है मारे जा चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने शायद या तो मज़ाहमत की है, या डाकुओं ने समझा कि वो मज़ाहमत करना चाहते हैं। तो डाकू जो है वो बहुत ज्यादा, अच्छा इसमें एक अफगान एलिमेंट भी बहुत ज्यादा आ गया। अफगानी जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में कराची में देखे जा रहे हैं, खास तौर पर ट्रांसपोर्ट के अंदर, और कचरा चुनने में। कचरा चुनने वाले जो अफगानी हैं वो बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। अच्छा, ना उनके पास शनाख्ती कार्ड है, ना उनके पास कोई और ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, वो बगैर किसी डॉक्यूमेंट के यहाँ पर रह रहे हैं, कोई पूछगछ नहीं है। आईजी सिंध का भी कुछ दिनों पहले मैंने देखा था, 2-4 दिन पहले एक बयान आया था कि वो अफगानियों को यहाँ से मुल्क बदर कराएंगे अगर जो है पकड़ जाएंगे वो। तो ये काम आईजी का नहीं है भाई। आईजी साहब, ये तो मैं तो ये समझ रहा था कि शायद ये बात जब मंजरेआम पर आ गई है कि यहाँ पर अफगानी बहुत ज्यादा तादाद में आ गए हैं, और बगैर किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहे हैं, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री से शायद कोई बयान आएगा, या वहां से कोई नोटिस। टैक्स तो फौरन लगा दी जाता है कराची के ऊपर, टैक्स बहुत वसूल किया जाता है, 70% टैक्स देते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें अगर हो रही है कराची में, गैर मकामी लोग बगैर किसी शनाख्ती
कार्ड के, बगैर किसी शनाख्ती डॉक्यूमेंट के यहाँ पर रह रहे हैं और उनको जो है वो यहाँ पर नहीं रहना चाहिए था, तो उनको मुल्क बदर किया जाना चाहिए या यहाँ से उसको ले जाना चाहिए। तो उसके लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई स्टेप आना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं, हम ये नहीं देख रहे कि ना कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो स्टेप लेने के लिए तैयार है, ना ही सूबाई महकमा दाखिला ने कोई इस तरह की कोई बयान उनकी तरफ से देखा जा रहा है, ना गवर्नमेंट ने इस बात पर नोटिस लिया है, सिर्फ आईजी ने नोटिस लिया। आईजी कहाँ से मुल्क बदर करेगा? आईजी के पास तो अख्तियार सिर्फ सिंध के अंदर तक का है, वो सिंध बदर तो कर सकता है, मुल्क बदर कैसे करेगा? तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। और ये अगर आईजी साहब जो है वो उन्होंने कोई बात की भी है, अल्लाह का हुकाम के सामने लेकर भी आए हैं, तो वहां से अब तक कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया है, वहां से उन्होंने जो है वो इस बात पे कोई नोटिस नहीं लिया है आला हुकाम ने। मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री की या गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, इन दोनों को जो है वो एक्शन लेना चाहिए। इन दोनों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अगर कराची में या कराची सिंध में बहुत ज्यादा तादाद में अफगानी शहरी आ गए और अफगानी शहरी जो है वो बगैर किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के हैं या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये हमारे लिए और यहाँ के लिए और यहाँ के बका के लिए, यहाँ के अमन के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। जी बिलाल को शायद आवाज नहीं आ रही है। तो फारूक समी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और फारूक समी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। तो आप क्या कहते हैं, ये जो इस वक्त सिनेरियो बन रहा है और क्राइम का रेशो जो बढ़ता जा रहा है, इसी में हम बात कर रहे थे, कम्युनिटी पुलिसिंग की भी बात की है आईजी साहब ने, कि आईजी साहब ने कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में कहा है, लेकिन उन्होंने कोई उसका वो पेश नहीं किया कि किस तरह की कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए। इसी में हम बात कर रहे थे, आप इस बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए कराची में अरमान भी, मेरी नज़र में ना सिर्फ अफगानियों का मसला नहीं है। ये जो जिनको आप कहते हैं ना, बुनियादी तौर पे हमारे एक दोस्त है फैजुल्लाह, कहते हैं अफगानी नहीं होते, कोई उनका कहना है अफगान होते हैं ना, वो उनकी करेंसी का नाम है। आपको पता है फैजुल्लाह का, फैजुल्लाह खान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ये कहते हैं, तो हालांकि वो वहां पर फंस भी चुके हैं। हाँ, तो जनाब ये जो अफगान हैं, इनका जो इसमें दो किस्म के हैं। एक तो ये वो अफगान हैं जिनको अभी आपने आईजी सिंध की बात की ना अरमान भाई, उनको आईजी सिंध छू भी नहीं सकते। एक तो वो अफगान हैं जिनको आईजी सिंध छू भी नहीं सकते। ये वही अफगान हैं जो कि शहर में दंगा फसाद भी करते हैं, जो कि जो यहाँ पर क्रिमिनल सेटअप पूरा गैंग्स बने हुए हैं उसको भी वो देख रहे हैं, मंशियात के काम में भी इन्वॉल्व हैं। वो होटलों के अंदर, होटलों पे वो मंशियात का और उसका धंधा करते हैं, आप जिसे कहते हैं हवाला हुंडी का। तो ये एक तो वो लोग हैं। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, जब एएनपी और एमक्यूएम की बहुत टफ की लड़ाई चल रही थी आपस में, तो उस वक्त भी कुछ लोग थे वो के जो कि किसी सेटअप में चल रहे थे और अंडरग्राउंड थे, और वो एमक्यूएम से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनको पैसे लेने जाते थे तो वो किसी मोची या किसी चाय के होटल से वसूल करते थे, जो उनके बाहर से पैसे आते थे, जो कि जाहिर बात है वो सही तरीक़ेकार नहीं था, वहाँ से आते। तो मेरे ख्याल में जो मेरी ऑब्जर्वेशन इस हवाले से है वो ये है कि जो अफगान बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनमें 40% लोग ऐसे हैं, अफगान 40 से 50%, 45% लोग ऐसे होंगे जो कि डरे डरे दबे दबे रहते हैं और ये रहते हैं, और बाकी 45 से आप 20 से 25% वो ले लें आप, जिन्होंने अपनी शहरियत बना ली है और अब उनको आप कुछ भी नहीं कर सकते, वैसे तो वो कानूनी तौर पर जुर्म ना करें। फिर ये जो रहते हैं 20 से 25-30 के दरमियान लोग, ये बुनियादी तौर पर क्रिमिनल्स हैं, और लेकिन इनको ना पुलिस वाले कुछ बिगाड़ सकते हैं इनका कुछ, और ना इनका कोई और बिगाड़ सकता है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो लोग हैं ये पूरे सिस्टम में चलते हैं, और ये जब बॉर्डर से दाखिल होते हैं तो वहाँ से पैसे देते हुए जो आते हैं, तो अगर आप मिसाल ले लें गुलशन मेमार की, तो गुलशन मेमार तक पैसे देते हुए आते हैं। अगर हम बात कर लें इस्लामाबाद की, तो वो इस्लामाबाद तक पैसे देते हुए जाते हैं। और अगर हम पाकिस्तान के किसी भी शहर की बात कर लें, तो वो वहाँ तक सबको पैसे, सबकी जेबें भरते हुए आते हैं। दौराने कोर्ट रिपोर्टिंग में एक ऐसे केस में मैंने इसको पता चला मुझे कि पेशकार थे हमारे दोस्त, उन्होंने बोला, हम उनका नाम रखा होता पेशकार का टार्जन। तो मैंने एक दिन बोला टार्जन से, ऐसी बात हुई फोन पे, मैंने बोला टार्जन कोई बड़ी खबर दे यार, बहुत दिन हो गए कोई अच्छी खबर नहीं निकाली सिटी कोर्ट। तो टार्जन ने बोला, फारूक भाई मेरी कोर्ट में खबर आई है, उसमें ये है एक बंदा अगवा हुआ है,
FIR कट गई है, मुद्दई मुकदमा नहीं है कोई। FIR कट गई है, FIR काटने वाला कोई नहीं है कि किसने FIR कटवाई, किसी को नहीं मालूम। मैंने कहा ये कौन सा केस है? पता चला जनाब मंशियात का कोई बंदा था, उसको पकड़ा, और उसको जिन लोगों ने पकड़ा उन्होंने बोला यार ये मंशियात का जो केस है ना, ये वो उन्होंने बोला यार इसको हम इस पे हाथ डालते ना। अच्छा, तो वो जो हाथ डालने वाले थे वो भी पुलिस वाले थे, उन्होंने उसको हाथ डाला। जैसे ही उन्होंने उसको हाथ डाला तो वो तो सबको सिस्टम कैसा था, उसने यहाँ से वहां तक सबको वो उठा और सबको पता चल गया और सबने बियॉन्ड कर दिया। तो ना वो पुलिस वाले बचे ना वो, सब पे मुकदमा हो गया। और मुकदमा किसने किया, कौन था, केस जाहिर बात बाद में उड़ गया कि मुद्दे मुकदमे ही नहीं था। ये कराची की अदालतों में हुआ है। तो जो अगवानी ये 20 से 25% है जिनके ऊपर इल्जाम लगते हैं, बुनियादी तौर पे एक पूरा नेक्सस है, पूरा सेटअप है, ये पूरा गैंग है जो कि मुख्तलिफ जगहों पर रहता है। और ये क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला बहुत कशीदा और डिफरेंट चलते हैं, तो ये लोग दो तरफ होते हैं, वो इधर भी बता रहे होते हैं और उधर भी बता रहे होते हैं। बात आप समझ रहे होंगे मेरी। तो इस वजह से भी इनको कोई नहीं करता। अच्छा, सिर्फ क्या कराची के अंदर अगवानी कर रहे हैं जो हम सिर्फ अगवानी को बुरा भला कह रहे हैं? नहीं, आपने मेरे ख्याल से आप उस वक्त थे ही नहीं जब मैंने कहा था कि सैलाब से जो है मामला वो अक्सर लोग तो वहीं पर हैं। फारूक भाई हमारा टॉपिक ये था कि आज IG सिंध की जानिब से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कराची में जो कम्युनिटी पुलिसिंग है नजरिया, उसको अमली शक्ल अख्तियार करनी चाहिए और वो इनकरेज करेंगे ऐसे लोगों को जो कि बहादुरी का मुजाहरा करते हैं और उनमें तकसीम भी करेंगे इनामात। तो अरमान भाई और मैं डिस्कस कर रहे थे कि ये शहरियों का काम नहीं है कि वो डाकुओं को मारते फिरे और उसमें पुलिस जो है वो उनको इनाम दे। ये काम तो बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट का है। आप लोकल पुलिसिंग नहीं करेंगे, आप मुकामी लोगों को पुलिस में भर्ती नहीं करेंगे, मुकामी लोगों की पुलिसिंग यहाँ नहीं लगाएंगे। आप पुलिस में, आप कराची के जिला सेंट्रल में अजीजाबाद के लिए आप शहदाद कोर्ट से बंदा लेकर आएंगे, ठीक है, आप फलां जगह से बंदा लेकर आएंगे, आप फलां जगह से बंदा लेंगे, लोकल पुलिसिंग नहीं करेंगे और लोकल से बोलेंगे मरने के लिए इनके सामने गिर जाओ। और उसके बाद मैं आपको बताऊं अपने कोर्ट रिपोर्टर का, ये IG साहब दावा कर रहे हैं ना लोकल पुलिसिंग होना चाहिए, किसी को जरूरत नहीं है भाई। मैं तो कहता हूं बंदा मार सकते हो, बंदूक मौजूद है, गन मौजूद है, तो डायरेक्ट मार दो जान से। ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं, इसको कैसे आप इनकरेज कर सकते हैं भाई? आप सिविल एक ऐसे सोसाइटी के अंदर आप फिर एक सिविलाइज माशरा भी कहलाने के आप कहते हैं कि जी अपने आप को। बात तो होने दे मेरी आप। जी एक हमारे जज्बाती हो गए बहुत ज्यादा। हाँ, मेरा ख्याल से जी। देखें, एक कोर्ट रिपोर्टर हमारे, उनसे गलती हुई कि उन्होंने पकड़कर डकैत पुलिस के हवाले कर दिए। गुलशन मेहमान में उनके घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, डकैत पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिए, उनके हाथ में लग गए डकैत, उन्होंने पकड़ा, पुलिस के हवाले कर दिए। उसके बाद से लेकर 2.5 साल तक उस शख्स की जिंदगी, उसके खानदान की जिंदगी अजीरन नहीं। बाद में उन्होंने माफ कर दिया, बोला जाओ यार। वो भी धमकियां दे रहे हैं, पुलिस वाले भी धमकियां दे रहे हैं। वजह क्या थी पता आपको? वजह ये थी कि वो DSP साहब और वो बंदा जो डकैत था वो लोकल थे, मतलब वो अपने इलाके में बरादरी निकल आई। कर लें आप कुछ, हाँ, आप उसको मतलब ये भी मसला है ना अरमान भाई, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, ये नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं फारूक भाई। और फारूक भाई अब और इस पे अलमिया ये है कि फिलहाल अभी कुछ दिनों की पहले की बात है कि इनको जरूरत थी कराची में ट्रैफिक पुलिस में 600 लोगों की जरूरत थी, बहुत ज्यादा अशद जरूरत थी, क्योंकि जो है वो जब मैं अभी कुछ दिनों पहले नहीं, जब बकरीद का सीजन भी आया था, फिर मुहर्रम भी आ रहे थे, तो इन्होंने जो है वो पुलिस 600 अफराद की जरूरत थी और भर्ती नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया था कि 600 लोग जो है वो अंदरूनी सिंध से बुला लिए थे यहाँ पर, 600 पुलिस वाले जो कि मुख्तलिफ इलाकों के थे। उन्होंने यहाँ बुला के 600 लोगों को कहा कि ये डेपुटेशन ने बुलाया है इनको और इनसे हम काम ले रहे हैं। उनसे काम लेते रहे और लेते रहे और फिर उन्होंने फैसला किया कि इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहां पर जो है वो नई भर्तियां कर लेते हैं अंदरूनी सिंध में, जहाँ से इनको बुलाया था। भाई ये क्या है? फारूक बिल्कुल सही कह रहा है।
कि आप अंदरूनी मस्जिद से आपने क्यों बुलाया है? कराची की सीटें थी, आपने वहां के लोगों को बुला के यहाँ क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं? कराची की हमेशा, ये आज की आवाज नहीं उठ रही है, ये एक अरसे से आवाज उठ रही है कि जब तक आप मकामी लोगों को नहीं भर्ती करेंगे, मकामी लोग जो हैं वो, उनको पता होता है कि, बल्कि उनको दर्द होता है, उनको जो है वो कहीं भाग नहीं सकते हैं, उनके सारे स्टेक्स यहाँ के होते हैं, जो आदमी जहाँ रह रहा होता है उसके स्टेक्स वहीं लगे होते हैं। तो आप जो है वो उनसे ज्यादा बेहतर अंदाज में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो उनसे अच्छा काम भी ले सकते हैं। ये परफॉर्मेंस आप जो है वो किसी गैर मकामी आदमी से नहीं ले सकते हैं, और यही हो रहा है भाई। कराची में जो है वो कराची का आदमी लगाए, हैदराबाद में हैदराबाद का लगाए, नवाबशाह में नवाबशाह का लगाए, शहजाद कोट में शहजाद कोट का लगाए। ये क्या बात हुई कि शहजाद कोट में जो है वो आप लेकर आएंगे नुसरत फिरोज का, वहां से लेकर आएंगे आप खैरपुर का, कहीं और का, मतलब ये जो है वो अजीब खिचड़ी बनाते हैं। और फिर क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनके स्टेक्स चूंकि होते नहीं है, और जब वहां पर आपके स्टेक्स नहीं होते तो आपको परवाह नहीं होती कि होता है तो होता रहे यार, हमारा क्या जा रहा है, ये वाली अप्रोच होती है। और यही अप्रोच आज तक जो है वो कराची में, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई भी हो, यही अप्रोच है, चाहे पॉलिटिशियंस क्यों ना हो, अभी तक यही अप्रोच है। किसी ने ओन नहीं किया कराची को। कराची से सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कराची कोई ओन नहीं कर रहा। कराची का अगर ओन करेंगे तो कराची के मसाइल भी हल होंगे। वही लोग कराची के मसाइल हल करेंगे जो कराची को ओन करते हैं। तो अब ये जितना बिगाड़ आ रहा है और मजीद बिगाड़ पे बिगाड़ आए चला जा रहा है, वो सारा का सारा इसी वजह से है कि हम आज तक कभी हमने इसको ओन ही नहीं किया और ओन करने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको चलिए फारूक भाई, आज जी 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 मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलें। अभी जी जी बोलिए। पता चला जनाब के इलाके से जितने डकैत हैं वो कराची में इधर डिफेंस में आते हैं। अब उनका कोई सेटअप होता नहीं है यहाँ पर, उनको बरादरी और उसके सिस्टम के तहत यहाँ पे उनको डिफेंस में, ये अभी कुछ दिनों पहले ये गैंग बस्ट किया है ना, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, जितने भी थे सारे भाग गए। किसी बड़े अफसर के घर पर डकैती पड़ गई थी, उनको सरकारी पिस्तौल ले गए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, अंदर की कहानी है कि उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, फिर चीजें वीजें निकलने शुरू हुई तो पता चला भाई वो कच्चे का बड़ा मशहूर और मारूफ डाकू था, उसके ऊपर इनाम थे लाखों रुपए। वो यहाँ पे घर का ड्राइवर बनकर रहा, जब वहां पे ऑपरेशन सख्त हुआ यहाँ पर आके ड्राइवर बन गया, अरसा उसने गुजार लिया, अपने घर अपना वाला बंगला छोड़ के 7-10 बंगले लूट लिए सेटिंगों पे। उनको पता होता था कि भाई इनकी फैमिली मुल्क से बाहर जा रही है, ये जाते थे गार्ड को बनाते थे बंदी और लूट लाट के आ जाते थे। और आखिर में जिस दिन जब उसको जाना था, उसको पता चला कि जनाब यहाँ पे अब यहाँ पे आ गए हैं, कुछ मामला खराब हो रहे हैं, ये मामला वहां ठंडे हो गए, उसने वो घर जहाँ पे वो ठहरा हुआ था वो भी लूट लिया। और तो वो लूटा तो क्योंकि वो बड़े अफसर साहब का घर था तो इंक्वायरी बैठ गई। तो बुनियादी तौर पे कराची में आपका सिस्टम ना होने के बायस और आपकी चीजें ना होने के बायस, क्योंकि आपने इंकरेज ही बाहर के लोगों को कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, तो जो कराची में नकल मकानी का सिलसिला है वो सबसे ज्यादा है, चाहे वो किसी भी सूबे से हो, किसी भी जगह से हो, और उसको रोकथाम नहीं की जा रही बल्कि उसको इंकरेज किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर वो समझते हैं, खासतौर पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ये समझती है कि जनाब ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम माजी में रहा है उसको तोड़ना है, और उसको कमजोर करने का उनके पास तरीका यही है कि जनाब ये कर लें आप। तो वो ये कर रहे हैं। अभी जो है हमें तो खैर पहले से अंदाजा था, बिलाल भाई को भी अंदाजा है, अरमान भी आपको भी अंदाजा है, मैं व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ कि आपने बाकायदा सेटअप करके गोट आबाद किए हैं, और वो गोट वो आबाद किए हैं जो कि कानून के तौर पे वो गोट आबाद ही नहीं हो सकते। हाई कोर्ट की रूलिंग आ गई है, हाई कोर्ट की जजमेंट्स आ गई हैं, आप उनको हटा नहीं सकते। बुनियादी तौर पे लैंड ग्रैबर्स, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के आला वुज़रा और एक ऐसी पार्टी जो कि सिंध से ताल्लुक रखती है, मजहब की उस पर बड़ी छाप है, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी कुर्बानी है उनकी पाकिस्तान के लिए, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। उनके कुछ लोग मिलके पूरे सिंध को जो है ना उन्होंने सबसे बड़े लैंड माफी बने हुए हैं, ये लोग तीनों चारों का नेक्सस बना हुआ है। MDA की जमीनों, फला जमा की जमीनों, यहाँ हजारों एकड़ सरकारी मुलाजमीन जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के थे कराची के, जिन्होंने 70, 80, 90 की अर्ली 90 की दहाइयों में प्लॉट खरीदे थे, किस्तें दे दे के अपनी तनख्वाहें कटवा के वहां पे कोई अमरूटी रोड बनाए, कहीं कुछ बनाए, कहीं कुछ बनाए, और आप
उसका मुतबादिल लेने के लिए अदालतों के चक्कर लगा के थक जाएंगे, ना आपको मुतबादिल मिलना है ना कुछ होना है, और आप उस जगह पे जाएंगे कुछ नहीं हो सकता। तो ये बुनियादी तौर पे ये स्टेट प्री प्लान है या रियासत में जो लोग अभी बैठे हुए ताकत में, उनका प्री प्लान मामला है हुकूमत का। आप उसको इसके या तो बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, ऐसी कुछ होगा। अच्छा 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 फारूक भाई, हाँ बिलाल, मैं एक बात और भी कहूंगा, जैसे फारूक ने कहा है ना, आप प्लॉट खरीदें, आप मकान खरीदें, आप पूरी पूरी सोसाइटियां जो है ना, ये जो खासतौर पर सोहराब गोट साहब आगे चले जाएं तो वहाँ पूरी पूरी सोसाइटियों में कब्जा हो चुका है। आपने मकान खरीदा है वहां पर या प्लॉट खरीदा है, आपने पैसे दिए हैं, आप लीगल ओनर हैं, आपको कोई मुतबादिल, गवर्नमेंट जो है वो आपको पूछती नहीं है, कोई मुतबादिल का जो है वो आपका तस्वुर ही नहीं है। अब जो है वो कब्जा जो है, कब्जा करने वाले लोग जो हैं, जिन्होंने जो है झोपड़ियां डाल डाल के या जो जबरदस्ती जो है वो किसी जगह पे कब्जा करते हैं, आहिस्ता से पहले एक मजार बनाते हैं या पहले झुग्गियां डालते हैं, उसके बाद उसको पक्का करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब गवर्नमेंट हटाने आती है तो फिर वहाँ एक हंगामा आराई होती है और गवर्नमेंट फिर उनको मुतबादिल देती है। एक तो कब्जा करते हैं, उसके बाद उस पर वो मुतबादिल भी लेते हैं। और जो कराची के लोग हैं जो पैसे दे के मकान या अपना जमीन खरीदते हैं, उन पर अगर कब्जा होता है तो कोई मुतबादिल की बात नहीं हो रही होती। ये एक जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है जो कराची वालों के साथ होता है। या कराची में जो वो लोग जो कराची से किसी दूसरे शहरों से आते हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं या मुल्तान से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, वो भी यही करते हैं कि अगर जो है वो पैसे देकर खरीद रहे हैं और उस पर कब्जा होता है तो वो जो है उनका कब्जा छुड़ाना जो है वो मुश्किल होता है। तो ये सिंध के लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है और जो दीगर लोग हैं उनके साथ भी हो रहा है। जो कब्जा करने वाले बड़े मजे में। अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले हम इस पे बात कर रहे हैं, सारा इश्यूज इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे। फारूक भाई, कल 17 सितंबर है और लोग, आप जब नहीं आए थे तो आप का इंतजार कर रहे थे। कल भी बहुत सारे लोगों के सवालात आए थे 17 सितंबर के हवाले से, और बाबा जी से होने वाली मुबैना मुलाकात, जो कि अरमान भाई के मुताबिक आपकी कहीं हुई थी या नहीं हुई थी, मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं। अरमान भाई और आप जाने ये कल कुछ होगा नहीं होगा, और जो क्या सिचुएशन है इस वक्त की एमक्यूएम की, जो धड़ेबंदियों का इशू है, वहां से क्या अंदर की खबर आपके पास है, प्लीज जरा। फिलहाल वैसे मामला तो आपने शुरू किया था अपने चैनल पे एमकेएम का, और आपने बना जो है वो फारूक भाई को जो है वो आपने स्पेशलिस्ट बना दिया आपने एमकेएम। फारूक भाई, आपकी आवाज बंद हो गई। नहीं, मेरी आवाज आ रही है। आप, मेरा सिस्टम यहाँ बता रहा है कि मेरी आवाज आ रही है। जी जी, हाँ आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी जी, कंटिन्यू करें। देखिए, अब तो सूरत-हाल ये है कि सूरत-हाल बहुत संगीन है। लोग भड़के भी हैं और चीज़ें ज़रूर हुई हुई हैं, लेकिन जिन लोगों ने चीज़ें करनी थी इस वक्त तक उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। तो एक दोस्त से हमारी बात हुई तो उन्होंने उस पर एक शेर पढ़ा कि आप बात तो ये कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, वो ऐसी हमारी गपशप हो रही थी। तो एक साहब थे, वो जज्बाती हो गए, उन्होंने बोला नहीं, और जो तय हो गया वो ये हो गया, फला हो गया। उन्होंने आगे से बोला, वही कातिल वही मुंसिफ, वही कातिल वही मुंसिफ, वही मुद्दई ठहरा, अकरबा मेरे खून का दावा करें किसके। तो हाल जब ये हो कि कल के बच्चे अब्बा जी को सिखा रहे हों चीज़ें और अब्बा जी के लायक बच्चों के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ हों, और दादाजी जो है वो सबको अब बोरिया बिस्तर लपेटने में मसरूफ हों, और ऐसे में जो है वो दादाजी इतने बजिद नहीं है जितने जो कल के बच्चे हैं जो आज बड़े हो गए हैं, तो वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि जनाब दबाएं इनको, दबाएं इनको, दबाएं। तो देखिए क्या होता है। शेर में मैंने कह दिया। जी अरमान भाई, मुत्तफिक हैं आप फारूक भाई के? फारूक भाई जो कहे वो उनका हुस्न करिश्मा, जो भी चाहे वो करें। यार हमें तो शायरी समझ में नहीं आती। नहीं नहीं, हमें तो शायरी समझ नहीं आती, थोड़ा सा बताएं ना, इसका मतलब क्या है फारूक भाई? इसका मतलब अगर मैं आपको समझाने बैठ गया तो फिर आपको फिर आइंदा 10 सेशन में तो नहीं मिलने का। 10 सेशन के बाद मुझे पता है मेरे दोस्त निकाल लेंगे, सेटिंग डाल देंगे।
10 सेशन तक तो मेरी क्या कोई मुलाकात नहीं हुई विराट से। मैंने कहा अगर इसका जवाब और असल में मेरा मैंने आपको सुनाया, लेकिन आप तो मेरा आज आपके इंटरनेट तो जो है काफी नजरें कुछ डिस्टर्ब और है, है तो मैं आपकी बात नहीं समझ पाया फारूक। यार। आप जो है वो मौजूद कुछ और ले आए ना। अब जो है बिलाल भाई, आपको मेरी अच्छा आवाज आ हाँ, रही है क्या? ये पढ़े ताहिर भट्ट का। हाँ जी जी, आ रही है। मेरा नेट इश्यू कर रहा है, आप दोनों का मेरे ख्याल ठीक है नेट। फारूक भाई, ये ताहिर भट्ट आपसे कह रहे हैं कुछ। मोहब्बत गोलियों से बो लोग रहे आपको हैं, सुनना चाहते हैं भाई। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, वतन का चेहरा अपनों से धो रहे हैं, गुमा है इनको रास्ता कट रहा है, यकीन है मुझको मंजिल खो रहे हैं। वाह 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 वाह, बस ये काफी वाह कुछ वाह। कह गए अच्छा पहले बिलाल, वाले, बहुत कुछ कह गए ये। अच्छा पहले वाले का थोड़ा सा बताएं। नहीं, पहले वाले का जो थोड़ा तर्जुमा कर दें आसान सलीस, मतलब जो सादा अल्फाज। आप जो है वो, मतलब आज आपने कुछ तय करके आए हैं क्या बिलाल आप? कल मैं बैठेंगे चाय में बताऊंगा। नहीं असल, अच्छा कल बैठेंगे चाय में बताऊंगा। चले जी। कल 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 कुछ है, जरा प्लीज फारूक भाई ये बता दें, इसलिए कि कल कुछ होगा या नहीं, कहीं पर कोई एक्टिविटी है कि नहीं है। आज इमरान फारूक साहब के लिए वही तकरीबात हुई हैं और कुछ ढकी चुकी तकरीबात आज जरूर हुई हैं, लेकिन नहीं हुई चीज़ें उस तरह नहीं हुई हैं। और ये कहते हैं कि दोस्त से हमारी बात हुई तो दोस्त ने बोला यार जब भैंसा गुस्से में हो, तैश में हो ना, तो उसके सामने आके नहीं खड़े होते। तो अभी भैंसे को अच्छा लाल झंडी दिखाने का, सामने आके नहीं खड़े होने का, अंदर ही अच्छा अंदर घूम ये रहा है। है। ये फारूक भाई ने आज मुझे लग रहा है इनसे जो मुलाकात है ना, तो बाबा ये इनको फारूक भाई का कहा गया कि यार तुमने डायरेक्ट बात नहीं करनी, तुमने लियारी से गुरुमंदिर और गुरुमंदिर से नुमाइश की बातें करते हुए और शेर दो पढ़ते हुए निकल जाना है। हाँ, ऐसे ही और अरमान यार भाई। शेर, और शेर याद करके आए थे आज। नहीं शेर मुझे अच्छे खासे याद है। हैं? शेर चलें मुझे फिर कोई अच्छे और शेर खासे। सुनाएं कल की मुनासबत से, कल की मुनासबत से कुछ और हो जाए। तूने दिल देखे निखारेंगे रुखे वर्गे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। या अल्लाह, अच्छा कितने मोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं शेरों के अंदर, ताकि या किसी की अल्लाह। समझ में ना आए। नहीं, जब डिबेट करते थे तो उसको भी शायरी अच्छा करते थे तो फारूक आदत है। भाई, अच्छा नहीं फारूक भाई, नहीं नहीं फारूक भाई, एक शेर में इनको कवर कर रहे हैं, दूसरे शेर में उनको कवर कर रहे हैं, मुझे तो यूं लगा है। हाँ, जो पहले पहले दो शेर नहीं पढ़े आप हैं वो समझे पहले उनको कवर कर लिया और एक में इसको कवर कर लिया। बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं है, शेर का तसलसल वही है। ये तो हमने तय कर लिया अब कि जो जितने भी जो है ना खून देने वाले मामला होंगे वो उनके, वरना नहीं मैं टैंकों यही से कह रहा हूँ ना, आके आपने दोनों, आपकी आवाज करके डालें। वो कहना चाह रहे हैं नहीं मैं शेख कह का रहा हूँ पैर आपने यूं दोनों भी है तरफ को और खुश यूं कर भी। दिया है, यानी इधर भी मुखातिब और उधर भी मुखातिब। एक ही मुखातिब है, एक ही का नुक्ता नजर बयान किया है। सीधी सी अच्छा बात है ये इसका जनाब, हम जवाब तो देते हैं वकासुद्दीन हर दौर में का। मौजूद साथ हैं। कहते हैं ना जब आवाज का खैर पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। जब कल आवाज का खैर था तो अल्लाह का शुक्र है उस वक्त भी हमने बोला, और वो आप कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी आवाज का खैर पड़ेगा तो हम ही बोल रहे हैं और आइंदा देखिए भी कमेंट बड़ा आ रहे हैं हमारे, आइंदा भी कमेंट आ रहे हैं चाह हमारी तो समस्या अल्लाह। बहा रहे हैं। नहीं अमरीन को सब समझना आता है, कराची की लड़की आपने हल्का लिया है क्या? अमरीन अमरीन क्या कहा है फारूक ने? अच्छा जी, महबूब राना ने फारूक भाई के लिए क्या कहा है, और ये इन्होंने शान खान ने कहा है, महबूब राना ने फारूक भाई को, और ये ताहिर भट्ट ने आपको क्या कहा है? फारूक भाई शेर ना सुनाएं, शेर बन के खबर दे सुनाएं,
फारूक भाई यार भट्ट साहब देखें, अब बोले ये भट्ट साहब ने अमरीन को देख के मुझे यूनिवर्सिटी की ना हमारी लड़की याद आ जाती। अमरीन का नाम जब भी आता है ना तो मुझे यूनिवर्सिटी में हमारी एक लड़की थी, उनका नाम था अमरीन। अच्छा अरमान भाई, बिलाल भाई की जो साली थी ना वो मेरे साथ पढ़ी हुई है एक। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छे से जानती है, बड़े उन्होंने किस्से सुनाए हैं। तो हमारे साथ होती थी एक अमरीन उसी क्लास में ना, तो वो ना नारे बहुत शानदार लगाती थी। वो एक नाम मुक़द्दस से जो शुरू होती थी, तो लड़की नॉन स्टॉप जो है ना कम से कम 25 मिनट नारे लगाती थी, और नारे ऐसे लगाती थी कि लड़के शर्मा जाए, ऐसी आवाज। तो उसका नाम भी अमरीन था। कभी कभी डाउट होता है कि ये वही अमरीन है। अच्छा अमरीन हंस रही है। चलें जी, आज फारूक भाई आप थोड़ा सा लेट आए और हमने कोशिश की कि हम इसको आज थोड़ा सा 30-35-40 मिनट इसको करें आज। और बहुत शुक्रिया आपका ऑडियंस कि आप हमें देखते हैं, सुनते हैं, हमारी राय से इत्तेफाक भी करते हैं, और हम कंटिन्यूशन रहती है आपसे, और आप हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। हमारी मसरूफियत होती है, फारूक भाई की भी, अरमान भाई की और मेरी भी, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ठीक 10 बजे शुरू कर दें। लेकिन जाहिर है कि मुख्तलिफ एरियाज से मुख्तलिफ इशूज़ हैं, इंटरनेट के इशूज़ हैं, कराची शहर इश्यूज बड़े ज़्यादा हैं, ट्रैफिक का इशू है, लोग निकलते वक्त पर हैं लेकिन आधा पौना पौना घंटा पहुंचते हैं। कुछ पता नहीं होता कि कराची में ट्रैफिक कहाँ पर इस वक्त ज़्यादा है, कहाँ पर नया गड़ा उभर के सामने आ गया है, और कहाँ पर सीवरेज लाइन टूट पड़ी है, और कहाँ पर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सारी सिचुएशन रहती है। तो इंशाल्लाह कल आपसे रहेगा, सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू भी रहेगी। और आज के लिए इतना ही। अरमान साबिर और फारूक समी भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अरमान साबिर भाई का जो यूट्यूब चैनल है अरमान साबिर व्लॉग के नाम से है, और फारूक समी का तो आपको पता है कि रिपोर्टर्स 21 के नाम से। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।